हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बिल्कुल ही नए एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गिल्टी गियर स्ट्राइव ड्यूअल रूलर्स। ये एक एक्शन एडवेंचरर एनिमे है और इसके अंदर एक्शन भर भर के है। तो चलिए इसका पहला एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानी दिमाग ने ताकत को जन्म दिया और उसी ताकत से इंसानियत खतरे में आ गई। इतिहास गवाह है, जब जब इंसानों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया तब तब वो खुद का ही विनाश कर बैठे। लेकिन अब भविष्य में साइंस को मैजिक से रिप्लेस कर दिया गया है और उसे लॉ पावर कहते हैं। और अब मैजिक से बायो वेपन तैयार किए जाने लगे जिन्हें गियर्स कहा जाने लगा। और आगे इंसानों और गियर्स के बीच में एक भयानक जंग हुई और इसी बीच इंसानों ने बड़ी मुश्किल से पीस हासिल की। ये एक कैरेक्टर है, इसका नाम है काई किस्के। ये इंसानियत का गार्डियन है और इंटरनेशनल पुलिस फोर्स का चीफ। और उसका बस एक ही मिशन है कि पावरफुल क्रीचर से लड़कर अपने लोगों की रक्षा करना। वो एक दिन जंगल में किसी को ढूंढने के लिए जाता है और तब उस पर कोई अचानक वार कर देता है। और तब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है डीजी, जिसके अंदर गियर किंग का खून मौजूद है और वो एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहती है। दरअसल किसके डीजी को यहाँ से ले जाने के लिए आया था। डीजी के पास बहुत भयानक पावर थी, इसीलिए वो डर कर किसी भी इंसान के पास नहीं जाती थी और उसकी ये पावर कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानों को नुकसान पहुँचाती थी। उसके पास दो भयानक मॉन्स्टर की पावर्स थी, जिनमें से एक है नेक्रो और दूसरा है उंडीने। और वो अपने मास्टर की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगे किसके और डीजी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन दोनों का एक लड़का भी होता है। किसके ने अपनी फैमिली के लिए और देश में शांति के लिए उस देश का राजा बन गया और उसके लिए सबसे अहम उसका परिवार ही था। डीजी ने भी कभी कंट्रोल नहीं खोया था। और तब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिन किसके होता है और इसके अंदर भी गियर का खून है। आगे शिन किसी का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। फिर आगे एंट्री होती है सोल बैड गाय की। हाँ, इसका नाम ही बैड गाय है और ये सीक्रेट ऑर्डर ऑफ होली नाइट का एक हीरो रह चुका है और ये शिन का मेंटोर और एक फादर फिगर है। वो शिन से कहता है जल्दबाजी में कोई गलती मत कर देना और ज्यादा होशियारी में पूरा जंगल ही मत जला देना। फिर आगे हम एक बड़े से भालू को देखते हैं जिसे देखकर शिन कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो तो आ जाओ, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और फिर वो तेजी से भागने लगता है और भालू उसका पीछा करता है। वो भागते हुए एक खाई के पास जा पहुँचता है और वो भालू उसके पीछे भागते हुए आ रहा था और शिन तेजी से उछलता है और फिर वो भालू खाई में गिर जाता है। और असल में शिन का यही प्लान था, लेकिन वो भालू कैसे तैसे चढ़कर ऊपर आ जाता है और फिर वो शिन के पीछे भागता है। आगे शिन एक पेड़ पर चढ़ जाता है। शिन उसे मारने के लिए एक पावरफुल हमला बस करने ही वाला था कि तभी वो देखता है भालू के दो छोटे बच्चों को, जिसे देखने के बाद वो रुक जाता है। आगे सोल उससे कहता है तो तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, जो भी हो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब वो गांव से कुछ दिनों के लिए दूर रहेगा, पर तुम जल्दबाजी में एक चीज भूल गए और उसे तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारे पहुंचने से पहले ही सेरेमनी खत्म हो जाएगी। आगे हम इलारिया कैसल को देखते हैं। वहाँ पर कुछ लोग क्वीन के बारे में बात करते हैं कि वो एक गियर है और उसे एक पूंछ भी है। दरअसल ये शादी है एक गियर और एक इंसान के बीच और इस सेरेमनी को हकीकत बनाने के लिए काई ने कई साल एक राजा की तरह काम किया और फाइनली वो दिन अब आ चुका था और इन दोनों का लड़का भी बहुत बड़ा हो चुका था। और तब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जॉनी और वो डीजी का गार्डियन रह चुका है और वो सेरेमनी में डीजी को कांग्रेस कहने के लिए आया था। इस जगह पर बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। आधे से ज्यादा लोग पॉलिटिकल गेन के लिए कनेक्शन के लिए आए थे। और तब हम एक बूढ़े को देखते हैं जिसे देखकर जॉनी कहता है अब मुझे थोड़ा दूर हटना चाहिए। वैसे तुम इस बूढ़े से थोड़ा सतर्क ही रहना। इस बूढ़े का नाम है नेरविले हैमर, जो एक एंटी गियर फैक्शन का लीडर है। वो आकर कहता है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुमने तो इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल्स को अपनी वाइफ बना लिया। वो आदमी जिसने सबसे ज्यादा गियर को मारा है और अब वो किसी गियर से शादी करने वाला है। क्या मजाक चल रहा है। काय कहता है क्रूसेडीज का वक्त अब खत्म हो गया और हमें भी वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। निर्विले कहता है गियर्स एक हथियार के अलावा कुछ नहीं है जिसे इंसानों ने बनाया था और ये कभी नहीं बदलेगा।
और तुम एक हथियार हो। काय कहता है उसके पास भी एक दिल है। हैमर कहता है एक हथियार जिसके पास दिल है तो इसका मतलब वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। क्या होगा अगर इसने अपना कंट्रोल खो दिया तो? इस पर काय कहता है वो यहाँ अकेली नहीं है, जब तक कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ तब तक वो अपना कंट्रोल कभी नहीं खोएगी। डीजी कहती है अब जैसे कि मैं एक डिफेक्टिव वेपन हूँ तो मैं शांति की तलाश कर ही सकती हूँ। ये सब बातें सुनकर जानी तालियां मारने लगता है। आगे हैमर कहता है लगता है लोग मेरे खिलाफ है। तो फिर हीरो ऑफ क्रूसेडर्स, तो मुझे लगा कि तुम सब कुछ समझ गए, पर तुम्हारे जैसा दुश्मन होना मेरी खुशकिस्मती होगी। और फिर वो डीजी के हाथ को छूकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद हम एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जिसे देखकर जॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है, पर वो लड़की जॉनी पर ही अटैक कर देती है। पर जॉनी भी कुछ कम नहीं था, वो उस लड़की पर ही अटैक कर देता है। फिर वो लड़की बहुत पावरफुल मॉन्स्टर को समन करती है और फिर वो भागकर एक बहुत पावरफुल गन निकालती है और सीधा डीजी पर फायर कर देती है। डीजी किसी तरह उस हमले को ब्लॉक कर देती है और फिर वो नेक्रो को शांत रहने के लिए कहती है। इस लड़की का नाम है यूनिका। यूनिका से लड़ने के लिए काय आगे बढ़ता है, लेकिन यूनिका काय पर भारी पड़ रही थी। फिर वो अगले ही पल कुछ मासूम लोगों पर हमला करने लगती है, जिसे देखकर काय कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो? तब वो कहती है कि मैं गियर्स को खत्म करना चाहती हूँ। काय कहता है अगर तुम गियर्स से नफरत करती हो तो तुमने इंसानों पर हमला क्यों किया? इस पर वो कहती है ये एक सबक है, फ्यूचर के विनाश से पहले 100 लोग या 1000 लोग इनकी बलि भी देनी पड़े तो ये जायज है। और फिर वो कई सारे मॉन्स्टर को समन करती है और वो मॉन्स्टर काय पर अटैक कर देते हैं। वो काय को बस मारने ही वाली थी। डीजी यूनिने की मदद से उस हमले को रोक देती है। दूसरी तरफ जॉनी उन मॉन्स्टर को खत्म कर चुका था और वो फ्यूचर की कुछ झलक देख सकता था। वो देखता है कि डीजी आउट ऑफ कंट्रोल होकर कई लोगों पर हमला करने वाली है। दूसरी तरफ शिन भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो महल में आग देखकर आगे बढ़ने लगता है। आगे यूनिका अपनी पावर्स की मदद से डीजी को पकड़ लेती है। वो कहती है हथियार तो बस एक हथियार ही होता है और अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ नेक्रो आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहुत पावरफुल मैजिक बॉल तैयार करती है, लेकिन काय भागकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो कुछ लाइटनिंग हमले से उस मैजिक बॉल को किसी तरह कैद कर लेता है और फिर वो भागकर डीजी को गले लगा लेता है। अब शिन भी वहाँ पर पहुँच चुका था। इन दोनों की पावर से वहाँ पर बहुत तेज रोशनी पैदा होती है और वो दोनों एक स्टैचू की तरह सील हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो यूनिका पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी हमला यूनिका को टच भी नहीं कर पा रहा था। आगे यूनिका वहाँ से जाने लगती है, तब जानी उसे रोक लेता है और अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अगले ही पल यूनिका अपने 2 पर निकालती है। भाई बंदी तो सच में पापा की परी निकली और फिर वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। अब तक जॉनी भी तबीयत से पेला जा चुका था, फिर भी वो कहता है जेंटलमैन हमेशा लड़कियों के सामने टफ ही दिखता है। आगे यूनिका हर जगह लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और वो सभी से कहती है मैं हूँ यूनिका, एक ऐसी वॉरियर जो इंसानों के भविष्य के लिए लड़ती है और हम अब उन गेयर्स के जुल्मों को नहीं सहेंगे। वो गेयर जो घिनौने बायोलॉजिकल वेपन्स है, जब तक कि इस दुनिया से आखिरी गियर खत्म नहीं हो जाता, हमारी ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी। अगले सीन में हम लियो को देखते हैं जो सेकंड किंग है। वो कहता है आधा महल बर्बाद हो गया, अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गई। आगे हम वर्नन को देखते हैं। वो कहता है पर क्यों उसने हम पर ही हमला क्यों किया? इस पर लियो कहता है वो डेजी को उकसा रहे थे ताकि वो गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर सके और इसीलिए उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर जोड़े से पंगा ले लिया। ये कोई साधारण टेररिस्ट अटैक नहीं था जब तक कि हम उनके उद्देश्य और ऑपरेशन स्केल को समझ नहीं जाते। मैं सूचना ब्लैकआउट लागू करता हूँ और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट भी इसमें कोऑपरेट करे। वर्नन कहता है हाँ बिल्कुल, हम बाकी देशों से भी कोऑपरेट करेंगे, पर अब हम उनके साथ क्या करेंगे? अगर हमने बड़ी फौज भेजी तो तब हम लोगों का ध्यान अपने ऊपर खींच सकते हैं, लेकिन हम इस जगह को डिफेंसलेस नहीं छोड़ सकते। तब लियो कहता है मेरे पास ऐसे काम के लिए एक परफेक्ट आदमी है। और तब हम रेमी लीथल वैलेंटाइन को देखते हैं। वो कहती है ये तो एक सीलिंग बैरियर है जिसे थंडर शील्ड कहा जाता है। इल्फलेट कहती है तो क्या हम इसे तोड़ने नहीं वाले हैं? वो कहती है नहीं, हमें बस दूर रहकर डिफेंस का ऑर्डर दिया गया है। दूसरी तरफ शिन भागते हुए सोल के पास आता है और कहता है मैंने मॉम डैड को सॉलिड फ्रोजन होते हुए देखा। सोल कहता है इसका मतलब वो ठीक है। और तब जाक ओ जो सोल की पार्टनर है वो
कहती है खाना तैयार हो गया, चलो चलकर खाते हैं। और शिन मजे से खाना ठूसने लगता है। कैसा बेटा है रे तू? सोल कहता है तुमने जो देखा वो एनिमे अटैक नहीं था, वो सब काय ने किया, वो बैरियर कभी टूट नहीं सकता, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। शिन कहता है ये सब यूनिका ने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ? जक वो कहती है दरअसल यूनिका चाहती थी कि डीजी गुस्सा होकर सभी लोगों पर हमला शुरू करे, और मैं चाहती हूँ कि तुम किसी ऐसे के साथ ना लड़ो जो इतना गिरा हुआ हो सकता है। इस पर शिन कहता है हाँ मैं समझ गया, उसके तरीके सच में घिनौने हैं, पर मुझे यकीन है कि उसके भी कुछ अपने रीजंस होंगे। फिर आगे सोल शिन को एक मैजिकल बाइक देता है और शिन उस बाइक को लेकर यूनिका को ढूंढने के लिए चला जाता है। इस दुनिया में करप्शन बहुत बढ़ गया है। करप्ट, इविल, कठोर, जंग का रास्ता, जानवरों का रास्ता, और इन्हीं में से एक औरत है बाइकन, जिसे नर्क का रास्ता माना जाता है, और उसका अगला टारगेट था यूनिका। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2। एक वक्त था जब साइंस ने बहुत तरक्की की थी और एक नई ताकत ने उसकी जगह ले ली। इंसानों के गुनाहों की वजह से एक भयानक जंग हुई। इस पूरी दुनिया के खिलाफ ऐसे मॉन्स्टर लड़ रहे थे जिन्हें गियर्स कहा जाता है। अब इस भयानक धर्म युद्ध में इंसानों की तो जीत हुई, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। अब इंसानियत ने तो शांति हासिल कर ली, लेकिन अब भी एक लड़ाई बाकी थी। एक मिस्टीरियस लड़की जिसका नाम है यूनिका, उसने सभी गियर्स को मारने का ठान लिया। और एक लड़का जिसका नाम है शिन, और उसके अंदर एक गियर का ब्लड है। और जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, इससे पूरी दुनिया में शॉकवेव निर्माण होगी। आगे हम शिन को देखते हैं। वो कहता है यूनिका ने तो कहा था कि वो सभी गियर को खत्म कर देगी, क्या वो सभी गियर से नफरत करती है क्या? सोल कहता है क्या पता, ऐसा हो भी सकता है। धर्म युद्ध जो सुनने में तो महान लगता है, लेकिन वो किसी नर्क से कम नहीं था। बच्चा कभी भी अपने माँ बाप के दिल को नहीं जान सकता। शिन जो कभी भी महायुद्ध में नहीं गया, वो कभी भी उसके असली वजन को समझ नहीं सकता। शिन कहता है अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ आए, लेकिन क्या तुम सच में आना चाहते थे? और आखिरी लड़ाई तो बहुत खतरनाक थी, और तुमने ही कहा था कि तुमने ही उसमें सभी पावर खो दी थी। एक टाइम की बात है, एक अराजकता ने ताकतवर गॉड को जन्म देने की कोशिश की, और उस लड़ाई में आज के लोग उसका विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए। सोल ने अपने अंदर के एक बहुत बड़े पावर को खो दिया, जिसे फ्लेम ऑफ करप्शन कहते थे। आगे हम एक ब्रॉडकास्ट सुनते हैं। वो कहती है आज वाशिंगटन में 3 बजे एंड ऑफ वर्क फेस्टिवल शुरू होने वाला है, और पूरी दुनिया से लोग आना वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और प्रेसिडेंट वर्नर ने कहा है ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, इंसानियत के लिए जीत और शांति का प्रतीक होगा। सोल कहता है हमें जल्दी से एयरपोर्ट तरफ जाना चाहिए, और फिर वो तेजी से अपनी बाइक भगाने लगता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वर्नन कहता है अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया को सच्चाई बताने का। उसके बाद इस चाबी का हमें कभी भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और एंड ऑफ वॉर सिंबल होगा शांति का। अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अच्छा उनका क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड कहता है सब कुछ सही चल रहा है। दूसरी तरफ हम एक बड़े से प्लेन को देखते हैं। शिन बहुत खुश था, वो पहली बार इतने बड़े प्लेन में सफर कर रहा था, और सोल कुछ ठीक करने में लगा हुआ था। शिन पूछता है आखिर हम अमेरिका क्यों जा रहे हैं? सोल कहता है कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। उन्होंने एंड ऑफ वॉर फेस्टिवल को रेडियो पर अनाउंस किया, तो इसका मतलब यूनिका का अगला टारगेट वहीं पर होगा। गियर्स के खिलाफ धर्म युद्ध ने एक ट्रेजिक युग का अंत कर दिया। हमें एकजुट होकर शांति को कायम रखना चाहिए। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो एक योयो को बहुत तेजी से घुमा रही थी। इस लड़की का नाम है ब्राइड, और ये एक बाउंटी हंटर है, और इसके पास है योयो स्किल। और इसकी ये स्किल देखकर लड़का बहुत खुश हो गया था। तब वो एक परछाई को नोटिस करती है, उसे वो भूत समझकर नजरअंदाज कर देती है। वर्णन कहता है दरअसल इस फैसिलिटी को गियर को तबाह करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब शांति की इस दुनिया में हमें किसी एक ऐसे हथियार की जरूरत नहीं है, और मैं इसे एक हथियार के रूप में घोषित करता हूँ। और फिर ये एक नया जन्म लेगा, एक मेमोरियल बनकर, और फिर वो उसे एक्टिवेट कर देता है। आगे एक तेज रोशनी उस टावर से जा टकराती है। वर्णन कहता है जिन लोगों ने इस जंग में अपनी जान गंवाई, उनके इस बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, और हमें एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहिए। और तभी यूरिका आकर कहती है बेहतर फ्यूचर? ये सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। गियर के साथ लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई, वो इनविजिबल होकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वर्णन कहता है टेररिस्ट मुझ पर हमेशा हमला करते हैं, और मुझे इसकी आदत से हो गई। और तभी कई सारे सोल्जर यूनिका पर फायर करते हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज सोल तक भी पहुँच चुकी थी कि एक टेररिस्ट ने मेमोरियल पर हमला कर दिया है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट वर्नन पर भी हमला हुआ है। सोल कहता है हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर ले चलो। दूसरी तरफ सोल्जर के गोलियों का यूनिका पर असर ही नहीं हो रहा था। यूनिका अपने मैजिक से सोल्जर के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देती है। शिन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये एक इलीगल होगा? सोल कहता है अपना मुंह बंद रखो और गाड़ी में बैठो। और फिर वो बाइक को प्लेन से नीचे कूदा देता है। अब शिन की पूरी तरह से फट चुकी थी, और फिर वो तेजी से वर्नन की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ यूनिका वर्नन के पास चली जाती है। बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश करते
हैं, लेकिन यूनिका अपनी पावर से उन सभी को निपटा देती है। वो वर्नन को पीछे से जाकर पकड़ लेती है और कहती है अगर कुछ नहीं बदला तो दूसरा महायुद्ध भी जल्दी आएगा और मैं दुनिया को बचाने के लिए आई हूँ। वो वर्नन को मारकर उस चाबी को हासिल कर लेती है और कहती है अब मैं इस चाबी की मदद से सभी गियर को खत्म कर दूंगी। अब ये दोनों बाइक के साथ नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी उस बाइक के थर्स्टर्स ऑन हो जाते हैं और वो किसी तरह वहाँ पर लैंड करते हैं। यूनिका उस चाबी को नीचे गिरा देती है और सोल आकर उसे उठा लेता है और सोल उस चाबी को वर्नन को वापस दे देता है। सोल और वर्नन दोनों ने साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी है और वो उसका पुराना साथी है। यूनिका कहती है सोल बैड गाय, द फ्लेम ऑफ करप्शन। सोल कहता है अब मुझे उस नाम से कोई नहीं बुलाता। तब शिन आकर कहता है मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। प्रेसिडेंट को किसी तरह से बचा लिया गया था और उसके सभी सिग्नल जाम हो चुके थे। दूसरी तरफ वो लड़का उस लड़ाई में फंस चुका था। आगे यूनिका अपनी पावर से कई सारे मॉन्स्टर को समन करती है। शिन और सोल दोनों मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। शिन कुछ ग्रेनेड्स को उन मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है और उन मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। सोल उन मॉन्स्टर को आराम से पेल रहा था। दूसरी तरफ उस लड़के की माँ उन सैनिकों से कहती है कि उसका लड़का खो गया। तब वो लड़की कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लड़के को वापस ले आऊंगी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिन अपने फ्लैग की मदद से कई सारे मॉन्स्टर को मार रहा था और तभी सोल को एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर खा लेता है और अगले ही पल वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और तब हम देखते हैं सोल को जिसके पास बहुत भारी तलवार थी और फिर वो उस तलवार की मदद से आग को फायर करता है और उन मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देता है। यूनिका मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और शिन उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ ब्रिडगेट उस लड़के को ढूंढ लेती है। यूनिका के सामने शिन आ जाता है। वो कहता है तुम आखिर ये सब कर क्यों रही हो? तब वो कहती है मैं यहाँ फ्यूचर को बदलने के लिए आई हूँ। शिन कहता है आखिर तुम क्या बक रही हो? यूनिका कहती है तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं तो दूर रहो और फिर वो उस पर वार करने लगती है और इनकी ये लड़ाई की वजह से इन दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है और एक मॉन्स्टर आकर लड़के पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ब्रिडगेट योयो की मदद से उस मॉन्स्टर को हरा देती है। पर अब वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ चुके थे और तभी बाइकन वहाँ पर आ जाती है और उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। वो उससे कहती है बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे गवर्नमेंट ने यहाँ बुलाया है। दूसरी तरफ यूनिका शिन से कहती है मैंने एक फ्यूचर देखा जहाँ पर गियर्स ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया और मैं उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं सभी गियर्स को खत्म कर दूंगी और इंसानियत को बचा लूंगी। वो शिन पर पावरफुल हमला करने लगती है। वो दोनों लड़ते हुए कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक दूसरे के अगली चाल को कैसे समझ पा रहे हैं। यूनिका उस गन की मदद से शिन पर फायर करती है और शिन अपनी पावर्स की मदद से उस हमले को रोक देता है और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तब यूनिका को कुछ महसूस होता है और उन्हें बचपन की एक याद आने लगती है। यूनिका तब भी नहीं रुकती। वो शिन पर एक के बाद एक हमला करे जा रही थी और आगे वो बस शिन को मारने ही वाली थी कि तभी बाइकन आकर उसके गन को पकड़ लेती है और यूनिका बाइकन पर ही अटैक कर देती है। बाइकन उस हमले को रोककर कहती है इसके पास बहुत खतरनाक पावर है, लेकिन वो तो इंसानों से नहीं लड़ती। आगे यूनिका अपनी पावर यूज करती है और फिर वो उड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे कुछ लोग बात करते हैं कि ये वो सेम टेररिस्ट ग्रुप है जिसने इल्ड्रिया पर हमला किया था। वर्नन सोल से कहता है आज हम तुम्हारी ही वजह से एक्सेस की को बचा लिया और उस लड़की के सारे सबूत चले गए। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसके सारे सबूत अचानक गायब हो गए और जब हम लोगों को बाहर निकाल रहे थे तब हमारे सिग्नल के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। इसका तो बस एक ही मतलब हो सकता है कि यूनिका के कई और भी साथी है। सोल जाको को ये सब बातें बताता है तब वो कहती है इसका मतलब उसके भी कई और साथी है, तो मुझे भी जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ हम इल्ड्रिया का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर्स उस जगह को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। तभी इल्फिलेट आकर उन सभी सोल्जर को मारकर बॉम्ब दूर फेंक देती है और रैम लिथल आकर उन सोल्जर को ढेर कर देती है। दूसरी तरफ हम यूनिका को देखते हैं। उसने उस चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी और तब एक आदमी उसे शाबाशी देता है और इल्ड्रिया पर हमला करने के लिए उसी ने आदमी भेजे थे। वो कहता है मुझे पहले ही पता था कि वो नाकामयाब होंगे, पर तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो मेरी प्यारी बेटी यूनिका। दूसरी तरफ बाइकन शिन से कहती है देखो बात करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए वरना तुम अपने लोगों को मरवा दोगे। लेकिन शिन अभी भी यूनिका से बात करना चाहता था और उसे लगता है कि उसका कुछ तो कनेक्शन है यूनिका के साथ। वो सोल से कहता है यूनिका ने कहा था कि उसने फ्यूचर देखा, क्या ये पॉसिबल भी है? सोल कहता है हाँ, और मैं ऐसे ही किसी एक को जानता हूँ। और तब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एक्सेल लॉ होता है और वो एक सोल का पुराना दोस्त है जो एक टाइम ट्रेवलर भी है। फिलहाल वो किसी चीज पर बंधा हुआ है और वो किस टाइमलाइन में है ये भी पता नहीं। और तब हम एक भयानक नजारे को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ बस आग ही आग मौजूद थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के शुरुआत में हम यूनिका को देखते हैं। वो एक मिस्टीरियस वेपन तैयार करती है और उस की मदद से उसे एक्टिवेट करती है और उसे एक्टिवेट करते ही एक सिग्नल बड़े से सैटेलाइट के पास जाता है और वो सैटेलाइट अब हमले के लिए तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम इलरिया का सीन देखते हैं। रैमलिटल अपनी पावर्स की मदद से एक बॉम्ब को इन्वेस्टिगेट करती है और तब उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक सीक्रेट स्पेल मौजूद है जिससे बैरियर को भी हटाया जा सकता है। और तब एल्फिलिट कहती है अगर हम इसके स्पेल को ट्रेस करें तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसे हम पकड़ सकते हैं। रैम कहती है तो ठीक है, फिर तुम अपना काम शुरू करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और फिर एल उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अगले सीन में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ के सभी लोग गियर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और तभी एक स्नाइपर एक लड़की को निशाना बनाकर उसे बस मारने ही वाला था। और तब जाको आकर कहती है मैं तुम सबको सरेंडर करने का एक आखिरी मौका देती हूँ, बाद में पछताना मत। स्नाइपर उस पर ही गन पॉइंट करता है और जाको उसके गन को घुमा घुमा कर तोड़ देती है। तब 2 सोल्जर उसे मारने की कोशिश करते हैं और तब वो बड़े आराम से उन दोनों को ठिकाने लगा देती है। तब एल का उसे कॉल आता है। वो कहती है दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने हमारे बारे में कुछ सुना है? हम उस सील की रक्षा कर रहे थे लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जाक वो कहती है तो तुम उस टेक की बात कर रही हो जो थंडर शील्ड बैरियर को तोड़ सकता है? अगर ऐसा है तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। एल कहती है हाँ, मैंने भी यही कोशिश की थी लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि इसे बस आसमान से गिराया गया है। जाक वो कहती है ओ ऐसा है तो क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? एल कहती है एक टिप मिली है पर किसने दिया ये पता नहीं, तो इसका मतलब ये एक जाल है। लेकिन अगर कोई ऐसे चाले खेल रहा है तो तुम उसके बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हो, तो इसीलिए मैं जाकर चेक करती हूँ। वैसे तुम्हारे तरफ क्या हाल चल रहा है? जाको कहती है तुम्हारी ही तरह मैं भी इसी केस में लगी हुई हूँ और अभी अभी कुछ लोगों को ठिकाने भी लगा चुकी हूँ और उनके पास जो हथियार थे वो मिलिट्री स्पेशल फोर्स के है। एल कहती है अगर ये सब मिलिट्री ने किया है तो कहीं इसके पीछे प्रेसिडेंट तो नहीं? जाको कहती है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है, पर फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं। वो यूनिका से हुई लड़ाई के बारे में ही सोच रहा था। तब सोल को एक डिवाइस पर सिग्नल मिलते हैं। जब भी यूनिका अपनी मैजिक यूज कर रही थी तो उसके अंदर से कुछ अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहे थे। तो सोल ने एक ऐसा डिवाइस बनाया कि जब भी यूनिका अपनी पावर्स यूज करेगी तो सोल को उसके बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा सा प्लेन वहाँ पर आ जाता है और वो कहते हैं सोल बैड गाय और शिन किसके, हम प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। सोल तेजी से बाइक भगाकर वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है और वो सोल्जर उनका पीछा करने लगते हैं। वो 3 सोल्जर शिन को आगे से घेरने की कोशिश करते हैं पर सोल तेजी से जाकर बाइक को खाई में कूदा देता है और वो बुरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। और तब नीरविले वहाँ पर आकर उन दोनों की भागने में मदद करता है। शिन कहता है तुमने तो हमें सच में बचा लिया, मेरा नाम है शिन किसके। और तब वो एक बटन दबाता है और वहाँ पर बहुत सारे खाने के चीज आ जाते हैं। अब शिन उन्हें खाना शुरू ही करने वाला था कि तभी सोल उसे रोक देता है और कहता है सेनेटर नीरविले एंटी गियर हैंडलर, तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? तब वो बूढ़ा कहता है मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मेरा काम है लोगों की मदद करना। शिन कहता है क्या तुम गियर्स के खिलाफ हो? तो आखिर तुम्हें महसूस कैसा होता है? बूढ़ा कहता है गियर्स का इस दुनिया में होना ही इंसानों के लिए खतरा है और तुम्हारे जनरेशन के लोगों को महायुद्ध के बारे में क्या ही पता होगा, तभी तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी बात करूं, तुम भी तो एक खतरनाक गियर हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे सामने बैठकर ये सब बातें कर रहा हूँ। सोल कहता है बस अब बहुत हुआ, हमें यही छोड़ दो। बूढ़ा कहता है हैंडशेक करने से दोस्ती पक्की होती है और मैं तो तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब याद रखो। शिन उसके साथ हैंडशेक कर लेता है और फिर वो दोनों आगे चले जाते हैं। शिन कहता है तो एंटी गियर टास्क में भी ऐसे सर्वसामान्य लोग भी रहते हैं। सोल कहता है तुम उसे सीरियसली मत लो। दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं। वो उस फैसिलिटी तक पहुंच चुकी थी। वो अपने बहन से कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, और एक बैंड ट्रेवलर इस दुनिया में अपने फैंस को ढूंढने के लिए निकली है और वो अब तक मिले नहीं। और फिर वो एक बड़ी सी दीवार तोड़कर अंदर घुसती है, लेकिन वहाँ पर एक भी जिंदा आदमी नहीं था। हर तरफ बस लाशें ही बिछी हुई थी और इस जगह पर एक भी ट्रैप मौजूद नहीं था। और फिर हम उस बड़े से सैटेलाइट को देखते हैं जो उस जगह को एक ही पल में जलाकर राख कर देती है। दूसरी तरफ शिन और किसके यूनिका को ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते हुए कुछ आदमियों से टकरा जाते हैं। वो कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? शिन कहता है हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है यूनिका और उसके पास पर भी है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखकर सभी लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर देते हैं और तब एक बूढ़ा उन दोनों को यहाँ बुलाने लगता है। आगे वो कहता है सोल बैड गाय जो सीक्रेट ऑर्डर का रखवाला भी है और तुम्हारी ही वजह से महायुद्ध के बाद भी हम ये सब देख पा रहे हैं, पर तुम यहाँ ऐसी जगह पर क्यों आए हो? तब वो लड़की कहती है मैंने उसे देखा है, एक परी जिसके पास पंख है और वो उस बड़ी सी बिल्डिंग पर रहती है। क्या
तुम उसे मारने के लिए आए हो? तब शिन कहता है नहीं, हम बस बात करने के लिए आए हैं और मेरा मानना यह है कि गियर्स और इंसान एक साथ रह सकते हैं। बूढ़ा कहता है जो भी हो, आजकल की जनरेशन उस महायुद्ध में क्या हुआ ये कभी सोच भी नहीं सकती। आगे शिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक और महायुद्ध होगा? सोल कहता है तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तुम एक कॉमन टाइप गियर हो और एक कॉमन टाइप गियर सभी गियर को एकजुट कर एक महायुद्ध शुरू कर सकता है। तुम और डीजी दोनों के अंदर वो खून मौजूद है। तब शिन कहता है अच्छा तो ऐसा है, अगर मैं उस गियर को हिलने के लिए कहूँ तो क्या वो हिलेगा? तब सोल कहता है ऐसा करने का कभी सोचना भी मत। शिन कहता है हाँ नहीं करूँगा, लेकिन अगर सच में महायुद्ध शुरू हो गया तो मैं उन सबको बोलकर ये सब रुकवा सकता हूँ। तो फिर हम ये बात यूनिका को बताएंगे और उस बूढ़े को भी। सोल को जैक हो का कॉल आता है। वो कहती है शायद मैं यूनिका के अगले टारगेट को जानती हूँ और वो इल्रिया पर हमला करेगी। जरा इसे देखो, ये फुटेज मुझे अभी मिली। ये महायुद्ध में का एक मैजिक वेपन है और ये एक्सेस की के मदद से चलता है। जाको कहती है एंड ऑफ वॉर फेस्टिवल में हमला करना वो सब भी यूनिका के एक प्लान का हिस्सा ही था और वो अब इल्रिया पर हमला करने जा रही है और वो सीधा आसमान से हमला करेंगे और हमारा एल्फ्लीट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो उसी जगह पर चेक करने के लिए गई थी। अब शिन को एल्फ्लीट की चिंता होने लगती है। तब सोल उसे कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, वो एक वैलेंटाइन है तो वो जितना दिखती है उससे ज्यादा टफ है। शिन कहता है जो भी हो, हमें यूनिका को ये सब करने से रोकना ही होगा। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट को अपनी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, पर मुझे तो किसी ने कहा था कि एक्सेस की को चोरी होने से बचा लिया गया है। वर्णन कहता है शायद यूनिका ने एक्सेस की को कॉपी कर लिया और जैक हो के हिसाब से प्रेसिडेंट की एक स्पेशल फोर्स वो भी एंटी गियर मूवमेंट में शामिल हो गई है। लियो उसे बताता है कि शायद किसी अंदर वाले का ये सब काम होगा। हमने एक स्किल बॉन्टी हंटर को यूनिका के पीछे भेजा है। वैसे हम तो सोल को भेजना चाहते थे, लेकिन किसी ने आकर इंटरफेयर कर दिया। लियो कहता है उन्होंने हमें कई बार मात दे दी, अब उन पर जवाबी हमला करने का वक्त आ गया। दूसरी तरफ इल्रिया के सभी लोगों को बचाने के लिए कहीं और भेजा जा रहा है ताकि उनकी जान बच सके। दूसरी तरफ सोल शिन से कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं यहाँ रुक कर कवर देता हूँ। अब यूनिका टीवी पर ये सब खबर देख रही थी और वो उस हथियार को चलाने में हिचकिचा रही थी। तब शिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम्हें उतने सारे लोगों को मारने की जरूरत नहीं। वो कहती है चाहे कितने भी लोगों की बलिदान क्यों ना देनी पड़े, ये उस महान मकसद से बड़े नहीं है। शिन कहता है तो तुम उस जंग के बारे में बात कर रही हो ना, जो इंसानों और गियर के बीच होने वाली है, तो इसकी फिक्र मत करो, मैं उस महायुद्ध को रोक सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक गियर हूँ। और ये बात सुनकर यूनिका अपना आपा खो देती है और वो शिन पर एक के बाद एक हमला शुरू कर देती है। शिन उसे बताता भी है कि मैं उससे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, वो बस उसे मारना चाहती थी। अब इनकी ये लड़ाई दूर खड़ी होकर योयो गर्ल भी देख रही थी। यूनिका एक के बाद एक शिन पर वार करे जा रही थी और तब कुछ फायर जेट आकर यूनिका पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें वो डिवाइस भी तबाह हो जाता है। तब यूनिका अपनी पावर से एक जेट को पकड़कर दूसरे पर दे मारती है और फिर वो दोनों प्लेन नीचे गिर जाते हैं। और तब शिन को बाइकन की कई बात याद आने लगती है, अगर तुम यूं ही नजरअंदाज करोगे तो कई लोगों की जान जा सकती है। आगे यूनिका कहती है अगर तुम यूं ही गियर्स को बचाओगे तो एक और महायुद्ध जरूर आएगा। और तब तीसरा प्लेन आकर यूनिका पर अटैक कर देता है और यूनिका अपनी पावर से उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है कि तभी शिन बीच में आ जाता है और कुछ गोलियां उसे भी लगती है। अब यूनिका को बहुत गुस्सा आ गया था, वो उस प्लेन को नीचे फेंक देती है। वो कहती है तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं घुस रही कि भविष्य में इंसान हार जाएंगे। शिन कहता है नहीं, ये सच नहीं है और महायुद्ध को मैं रोकूंगा। अब यूनिका उस पर फिर से अटैक करने के लिए जाती है और तब शिन किसी तरह से उसे पकड़ लेता है और कहता है बस अब बहुत हुआ। पर यूनिका उसे एक जोर से किक मारती है जिससे शिन दूर जा गिरता है। वो कहता है मैंने कहा ना, मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया, तुम महायुद्ध को रोकना चाहती हो पर तुम ऐसे ये सब नहीं कर सकती। ये कहकर वो उसकी तरफ कूदता है और यूनिका उस पर फायर करती है। शिन कहता है अगर हम साथ मिलकर काम करें तो इस महायुद्ध को रोक सकते हैं, तुम्हें ये सब अकेले करने की कोई जरूरत नहीं। ये बातें सुनकर यूनिका को कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। वो आदमी यूनिका से कहता है तुम्हारी जान उससे ज्यादा कीमती है और तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। ये सब बातें सोचकर यूनिका शिन को मारती है और शिन उसके हाथों मरने के लिए तैयार हो चुका था कि तभी सोल स्नाइपर की मदद से यूनिका पर फायर करता है और वो बुलेट एक प्लास्टिक की बुलेट थी। अब यूनिका की पावर उस बुलेट को रोक नहीं पाती और वो सीधा उसे जाकर लगती है और फिर वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है। शिन उसे बचाने के लिए कूदता है और वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है और तभी एक बड़ा सा गियर वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेता है। अब शिन की ये पावर्स देखकर सभी लोग उससे डरने लगते हैं और उसे राक्षस बुलाने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं और वो लोगों पर फायर करना शुरू करते हैं। तभी बाइकन बीच में आकर उन सब से कहती है तुम
सभी को थोड़ी देर रुकना चाहिए, वरना तुम्हारी वजह से एक और जंग शुरू हो जाएगी और मुझे इन्हें बैकअप देने के लिए यहाँ भेजा गया है। और तब हम एक स्नाइपर को देखते हैं, वो एक आदमी को टारगेट कर उस पर फायर कर देता है। तभी जॉनी आकर उस बुलेट को बीच से काट देता है। आगे बाइकन कहती है, जैसे कि वर्नन ने कहा था, अगर शिन की पावर सबके सामने आ गई तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आगे जॉनी कहता है, हम बिल्कुल वक्त पर आ गए। उसे चोट तो लगी पर वो अब भी जिंदा है। आगे वो बाइकन पर लाइन मारता है और उसे डेट के लिए इनवाइट करता है और अगले ही पल वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4। जब से इस दुनिया में मैजिक का निर्माण हुआ है, तभी से यहाँ के कई सारे इंसान सुपर ह्यूमन बन गए और वो मैजिक भी यूज करने लगे और इन सभी को सॉर्सरर्स कहा जाने लगा। लेकिन मैजिकल टेक्नोलॉजी ने भी एक अजीब वेपन को जन्म दिया, जो थे जिंदा हथियार, जिन्हें गियर्स कहा जाने लगा। और फिर ये गियर्स इंसानों के खिलाफ हो गए और तब हुआ एक भयानक महायुद्ध। और उन्हीं में से एक था सोल बैड गाय, जो खुद भी एक गियर बन चुका था। एक गियर होने के बाद भी वो सीक्रेट ऑर्डर के साथ मिलकर लड़ा और फिर उन्होंने गियर को हरा दिया। और तभी से कई साल बीत चुके थे। अगले सीन में हम यूनिका को देखते हैं। वो कहती है, अगर तुम ऐसे ही गियर्स को बचाते रहोगे तो एक और महायुद्ध जरूर होगा और भविष्य में इंसानियत खत्म हो जाएगी। शिन कहता है, उस महायुद्ध को मैं रोकूंगा। अब इन दोनों की लड़ाई चल रही थी कि तभी यूनिका की आँख खुल जाती है। दरअसल उस लड़ाई में यूनिका बहुत घायल हो चुकी थी और उसे ब्रिजगेट ने बचाकर उसका इलाज भी किया था। वो कहती है, अच्छा तो तुम उठ गई, तुम्हारे कपड़े फट चुके थे इसलिए मैंने उसे ठीक कर दिया। यूनिका कहती है, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? तब वो कहती है, मैं उस एंड ऑफ वॉर फेस्टिवल में मौजूद थी। यूनिका कहती है कि फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? इस पर वो कहती है, तुम बहुत जख्मी थी इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। उस टाइम पर मुझे यही ठीक लगा। देखो मैंने तो तुम्हारे लिए सूप भी बनाया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। यूनिका उस चाबी को लेकर इल्रिया के बारे में सोचने लगती है और उसे शिन की कई बात याद आने लगती है कि तुम अगर महायुद्ध को रोकना चाहती हो तो तुम ऐसे ही लोगों को नहीं मार सकती। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उस महायुद्ध को रोक सकते हैं और तुम्हें अकेले ही ये सब करने की जरूरत नहीं। वो समझ नहीं पाती कि वो शिन पर यकीन करे या उसके मास्टर पर। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं। वर्नन कहता है, हम उस एक्सेस की को वापस लेने में नाकामयाब रहे। लियो कहता है, लोगों को इल्रिया से बाहर निकालने के लिए और वक्त लगेगा। आखिर वो इतने सारे लोगों को दुश्मन बनाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? लड़की कहती है, उस टेररिस्ट का नाम है यूनिका। यूनिका ने पहले काय और डिजी के शादी में आकर उन पर हमला किया और उसकी कॉम्बैट टाइप एबिलिटी बहुत कमाल की है। लोगों की जान बचाने के लिए काय ने खुद को और डिजी को एक बैरियर में सील कर लिया। और पहली बात, हम इस यूनिका के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि ऐसे अकेले काम करने वाले बिल्डर बहुत है, पर फिर भी उनके बारे में खबरें मिलती रहती है। वैसे मुझे लगता है कि ये किसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो कि हमारे इंटेलिजेंस से भी बहुत ज्यादा शातिर है। अगला हमला इल्रिया के बैरियर पर हुआ। हालांकि उन लोगों को एल्पिलेट और रैमलिथल ने हरा दिया था और तब हमें उनके हथियार के बारे में पता चला, जो थे एंटी बैरियर टूल्स। और उन हथियारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यूनिका के ही पार्ट्स हो। और फिर आगे यूनिका ने एंड ऑफ वॉर फेस्टिवल में हमला किया और तब उसने कहा कि वो उस सभी गियर को खत्म कर देगी। और फिर उसने एक्सेस की को भी हासिल कर लिया, जो कि बहुत पावरफुल वेपन है। वर्नन कहता है, क्या वो सच में इतने कम वक्त में भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकती है? और करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा करना नामुमकिन है। आगे लड़की कहती है, अब एक्सेस की को हासिल करने के बाद उसने इल्रिया पर हमला करने की धमकी दे दी और तभी जाकर वो हमारे इस देश की दुश्मन बन गई। लियो कहता है, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा। डिजी और काय के शादी तक तो ठीक था, क्योंकि वो इंसान और गियर्स के बीच की बात है, लेकिन अब वो इतने सारे लोगों को भी खत्म करना चाहती है। क्या वो सच में इतने सारे लोगों से दुश्मनी करना चाहेगी? आगे लड़की कहती है, अभी जब शिन किसके और यूनिका की लड़ाई हुई, यूनिका उस लड़ाई में घायल हो गई और इन दोनों की लड़ाई में सोल ने यूनिका को गोली मारी और उसी वक्त शिन ने डोरमाट गियर को एक्टिवेट किया। और इस नजारे को कई लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया और इस फुटेज की मदद से एंटी गियर्स और ज्यादा भड़क जाएंगे। वर्नन कहता है, अब उस गियर के एक्टिवेट होने से कुछ कोइंसिडेंस भी हुए और इसी भागदौड़ में लोग और मिलिट्री के बीच अनबन हो गई। लियो कहता है, मिलिट्री ने लोगों पर फायर किया, ये तो बड़ी शर्म की बात है। आगे लड़की कहती है, मुझे लगता है कि ये सब एंटी गियर ग्रुप ने करवाया है। वर्नन कहता है, यूनिका की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ताकतवर है, उनके पास एडवांस हथियार, टेक्नोलॉजी और कोऑर्डिनेशन है और अभी तक हमें उनका असली मकसद समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम ब्रिजगेट को देखते हैं। वो समंदर में मजे से नहा रही थी और उसे देखकर यूनिका अपने आंखें सेक रही थी। आगे वो कहती है, क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? यूनिका कहती है, पता नहीं, पर मुझे अजीब महसूस हो रहा है क्योंकि मैं फेल हो गई। इस पर वो कहती है, ऐसा तो मेरे साथ हमेशा होता है, स्पेशली तब जब मैंने पहला बाउंटी हंटिंग मिशन लिया था और मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत खतरनाक बाउंटीज मौजूद है और मैं उन सभी को पकड़ना चाहती हूँ। हालांकि मैंने एक को पकड़ा भी था
पर बाद में मुझे पता चला कि वो बुरा आदमी नहीं है। हर कोई गलतियां करता है, पर उन्हें सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। यूनिका कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे जल्दी से जल्दी अपने मास्टर को रिपोर्ट देनी होगी। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं, वो बहुत जख्मी हो चुका था। तब जॉनी कहता है, रिलैक्स, अब तुम ठीक हो। शिन कहता है, अच्छा मास्टर कहाँ पर है? वो पक्का मुझ पर गुस्सा होंगे। मैं हमेशा से ही गड़बड़ करते आ रहा हूँ, पर मास्टर को सब कुछ पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। अगर मैंने गलती कर दी तो इलरिया में सभी लोग, मॉम, डैड और पूरी सिटी जलकर राख हो जाती। और तब मैं क्या सोच रहा था कि अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो समझ जाएगी। और देखो मैं कितना गलत था, ये सब मेरी ही गलती है। जॉनी उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, आखिर तुम ऐसा रोना कब बंद करोगे और खुद को दोष देना बंद करो। हमेशा जो सोचा है वो नहीं होता। तुम्हें हिम्मत तो है, तभी तो तुम उस लड़की को पटा रहे थे। शिन कहता है, मैं इस पर लाइन नहीं मार रहा था। जॉनी कहता है, तुमने जो भी किया वो सब ठीक था, लेकिन तुम्हारी बातें उसके दिल तक पहुंची ही नहीं। मुझे लगता है कि लड़की उतनी बुरी भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इलरिया अब तक ठीक है। जब उसने शादी के दिन हमला किया था तब उसने किसी भी मेहमान को चोट नहीं पहुंचाई, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो ऐसे ही पूरी सिटी को राख में नहीं बदलेगी। तो क्या तुम अब सोल से मिलने के लिए तैयार हो? वो भी तुम्हारी ही तरह उदास बैठा है और वो इसमें खुद को ही दोष दे रहा है। तो जाओ और उससे बात करो। आगे शिन सोल के पास जाता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके चेहरे पर लगा हुआ घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो कहता है, इस बार मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। सोल कहता है, ठीक है, अब खुद को दोष मत दो। शिन कहता है, जब तुमने उसको शूट किया तब तो मॉम, डैड और इलरिया में सभी को बचा रहे थे, है ना? सोल कहता है, अबे पागल है क्या? मैं तो तब तुझे बचा रहा था। आगे जॉनी उन्हें एक पार्सल देता है और चले जाता है। सोल कहता है, क्या तुमने किसी को बताया कि हम कहाँ पर है? शिन मना कर देता है और तब वो उस बॉक्स को तोड़ने ही वाला था कि तभी उसे तोड़कर एक गियर बाहर आता है और कहता है, पहले उस हथियार को नीचे रखो। शिन कहता है, ये कबूतर कहाँ से निकला? तब वो कहता है, मैं कबूतर नहीं बल्कि एक ड्रैगन हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर पराडिगम। ये उन गियर्स में से एक है जिसे महायुद्ध के बाद सील नहीं किया गया, एक ऐसा गियर जो मैजिक में महारत हासिल कर चुका है। सोल कहता है, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब वो कहता है, मैं यहाँ नए गियर्स के राजा से मिलने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं। वो उस हमले से बच चुकी थी, एक ऐसा हमला जिसने पूरी जगह को तबाह कर दिया था। पर ऐसे हमले एल को मारने के लिए काफी नहीं थे। जैक वो कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ मिला? एल कहती है, हाँ मुझे एक चीज मिली और इससे ये पता लग रहा है कि वो किसी बायो वेपन पर काम कर रहे हैं। जैक कहती है, मुझे भी एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में पता चला जो कि महायुद्ध के समय से है, पर वो ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं है। वो कहती है, एक सीक्रेट वेपन, क्या वो गियर्स को टारगेट कर रहे हैं? जैक कहती है, गियर्स जो अलग अलग लाइफ फॉर्म से बने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उनका काम बनेगा। हालांकि ये एक स्पेसिफिक गियर पर काम करेगा, लेकिन क्या सच में वो ऐसा करना चाहेंगे? एल कहती है, अगर वो सीक्रेट वेपन है तो वो SSS क्लासिफाइड होगा, तो क्या मैं व्हाइट हाउस की जानकारी हैक करूं? जैक कहती है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारी माँ डिजी अब वो सील हो चुकी है और अब तुम ही एक अकेले कमांड टाइप गियर बचे हो। शिन कहता है, नहीं, मुझे अब ये सब नहीं करना और मैं अभी अभी उस कमांड गियर की मदद से सब गड़बड़ कर दिया। डॉक्टर कहता है, तुम्हारा मतलब यूनिका को भागने देना, और इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हम सभी गियर्स इसीलिए बचे हैं क्योंकि हम सभी इंसानों से दूर है, पर अगर एंटी गियर ग्रुप ताकत में आ गया तब ये शांति शायद भंग हो सकती है, और इसीलिए हम यूनिका के कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि यूनिका बस एक चिंगारी है, असली इशू तो इंसान है जो कि भरोसे के लायक नहीं। तब शिन को वो इंसान याद आते हैं जो उससे डरकर भाग रहे थे। आगे वो कहता है, जो भी डिसीजन तुम लो वो सब तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम एक किंग ऑफ गियर्स हो और तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, तुम गियर्स को लीड करो और इंसानों से समझौता कर लो और डिमांड करो कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। शिन कहता है, अगर मैं ये करूँगा तो बहुत बड़ी जंग होगी, तो फिर तुम्हारे पास है दूसरा रास्ता कि तुम सभी गियर्स को हुक्म दो और फिर वो एक दूसरे को मारकर खुद ही खत्म हो जाएंगे और इससे गियर्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। या फिर तीसरा ऑप्शन, हम सभी इंसानों से मिलकर इस दुनिया को छोड़कर दूसरे ग्रह या दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। अगर हमने सभी गियर्स की ताकत को मिला लिया तो शायद ये मुमकिन भी हो सकता है। तब सोल उसे पकड़कर
दिखाकर कहता है, बेचारे लड़के को कोई भी पट्टी मत पड़ाओ। शिन उसे रोकने के लिए कहता है। आगे डॉक्टर कहता है, भले ही ये कुछ करना चाहे या नहीं, पर इसके पास अब वो पावर्स है और इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी और इस दुनिया के सभी गियर्स की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। दूसरी तरफ वर्नन का कॉल कट होता है और तब जाको कहती है, जल्दबाजी के लिए माफ करना, मैंने ये नंबर फ्रेडरिक से लिया है, और वो उसे बायो वेपन के बारे में पूरी बात बताती है। वर्नन कहता है, पर जैसे कि मुझे पता है कोई भी बायो वेपन महायुद्ध के बाद मौजूद नहीं, पर वो लड़की हाँ में जवाब देती है। तब वो कहता है, तो फिर तुम्हें जो मिला वो बस एक नाकामयाबी है। जैक कहती है, मुझे लगता है कि हमें इस पर नजर डालनी चाहिए, मैं तुम्हें एक्सेस कोड भेज रही हूँ। आगे वो लड़की कहती है, सभी डाटा को मिटा दिया गया, वो हमसे ज्यादा शातिर निकले। जगह को देखकर पता चल रहा है वो एक एंटी गियर एक्सटर्मिनेशन वेपन है। सभी डिटेल तो मौजूद नहीं, लेकिन कैलकुलेशन रिकॉर्ड अभी भी बचा हुआ है और इस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहा है वो है नेरविले हैमर। जैक को ये बात आकर इन सभी को बताती है कि नेरविले हैमर भी इन सभी में मिला हुआ है। आगे जैक कहती है, मेन बात ये नहीं है कि वो इसके पीछे है, मेन बात तो ये है कि एक ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन, उसके पास इतनी ज्यादा पावर आई कहां से कि वो इल्रिया और यूनाइटेड स्टेट के सामने खड़ा रह सके। हमें एडवांस टेक का पता चला है जो इस समय का नहीं है, और एजेंट यूनिका, उसका कोई पास्ट भी नहीं है, और मुझे लगता है कि नेरविले भविष्य के बारे में सब जानता है और यूनिका भविष्य से यहाँ आई है। ये सब मेरा अंदाजा है। शिन कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, यूनिका ने मुझे बताया था कि उसने भविष्य देखा है। जैक कहती है, क्या तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? तो अब इसका मतलब ये है कि अब यूनिका और नेरविले साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5। ये एपिसोड सच में कमाल का है और इसमें जो मेन विलन रिवील किया गया है उसे देखकर तुम भी चौंक जाओगे और यही कहोगे। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर शिन से कहता है, तो क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हें क्या करना है? शिन कहता है, तुमने जितने भी ऑप्शन दिए उन सभी में इंसान और गियर अलग हो जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ रहे। अगर मैं एक एक कर हर इंसान को मनाऊं तो शायद एक दिन सभी मान जाए। डॉक्टर कहता है, तो फिर ठीक है, हमारे राजा के डिसीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तुमने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल आसान नहीं होगा। शिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मुझे सबकी मदद चाहिए। सोल कहता है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो मैं तुम्हें मार मार कर सीधे रास्ते पर ले आऊंगा। शिन कहता है, तो फिर ठीक है, तुम बिल्कुल ऐसा ही करना। दूसरी तरफ जैक कहती है, फ्रेडरिक और बाकी सब नेरविले के जगह पर पहुंच रहे हैं। वर्नन कहता है, हम सैनिकों को एक ऐसे पॉलिटिशियन के पीछे नहीं भेज सकते जो सभी दुनिया के सामने एकदम शरीफ है। लियो कहता है, तो फिर ठीक है, ये काम उन्हें ही हैंडल करने दो। वर्नन कहता है, उम्मीद है इस बार हम सब कुछ ठीक कर पाए। दूसरी तरफ हम नेरविले को देखते हैं। वो कहता है, अब वक्त आ गया, मेरा नाम हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आगे हमें नेरविले की कहानी दिखाई जाती है। वो कहता है, मेरी लाइफ धर्म युद्ध से जुड़ी हुई है जिसका अंत कभी नजर नहीं आता। नरक की आग और लाशों से सना हुआ समय, दरिंदगी की यादें, कमजोरों के लिए वो नरक से कम नहीं था। और गियर्स के हमलों से सभी लोग डरे हुए। और तब सीक्रेट ऑर्डर ऑफ होली नाइट जिन्होंने मुझे बचाया, उनकी असीम ताकत ने मुझे इंस्पायर किया। और तब मैंने मिलिट्री के लिए रिसर्च करना शुरू किया। मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे गियर सेल को खत्म किया जा सके, ताकि एक दिन मैं भी उनके साथ खड़ा रहकर लड़ सकूं। मैं काम में इतना मग्न हो गया था कि मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक ऐसा वायरस जो किसी भी गियर को इन्फेक्ट कर सके। मुझे एक ऐसा इंसान बनना था जो सभी इंसानियत को गियर से छुटकारा दिला सके और धर्म युद्ध को खत्म कर सके, पर मैं उसमें नाकामयाब रहा। मैं दुनिया को बचाना चाहता था, पर मूर्ख लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर धर्म युद्ध अचानक रुक गया, शांति से नहीं बल्कि मुट्ठी भर सॉर्सरर्स के जबरदस्त ताकत से, जिनके पास ताकत बहुत ज्यादा है। और तब मैंने सच्चाई देखी, ये जंग इंसान और गियर के बीच में नहीं थी, ये दो राक्षसों के बीच युद्ध के अलावा कुछ नहीं था। गियर्स और उनमें आखिर फर्क ही क्या है? अगर कुछ है तो उनके पाप कई ज्यादा गहरे हैं। वो अपने नेचर को छुपाते हैं और इसीलिए लोगों को जागृत करना मेरा मिशन बन गया। अब जंग के बाद मैं एक पॉलिटिशियन बन गया। वहाँ मैंने बचे हुए गियर्स के खिलाफ आवाज उठाई जो खुलेआम घूम रहे थे, पर वो लोग जो शांति के नशे में चूर हो चुके थे, उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। और सुनते भी कैसे? एक निष्क्रिय खतरे का सामना करने के लिए मूर्ख जनता को एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए जो सच्चाई को अच्छे से देख सके और उन्हें एक खतरा समझना चाहिए। गियर्स ही नहीं बल्कि ऐसे भी लोग जिनके पास अननेचुरल पावर्स है। और यही था मेरा धर्म युद्ध। धीरे धीरे ही सही, लोग मुझे सपोर्ट करने लगे और मेरी जितनी भी बेइज्जती हुई उसकी भरपाई करने लगे। पर जब मैंने गियर्स के खिलाफ बात करना चाहा, तब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। फिर आगे
एक ऐसा हीरो जिसने महायुद्ध को खत्म कर दिया, उसे लोगों ने राजा बना दिया और फिर वो गियर्स के साथ मिलजुल कर रहने लगे। क्या इतना सबूत काफी नहीं? ये और गियर्स दोनों एक जैसे ही है और आखिर में सबसे पावरफुल ही सबसे ऊपर रहता है और असली लड़ाई उनके चारों ओर फैले अज्ञानता के कारण दब जाती है। मूर्ख, तुम सब मूर्ख हो और सिर्फ मैं ही इस दुनिया को बचा सकता हूँ। और तभी यूनिका वहाँ पर प्रकट हुई जो कि फ्यूचर से आई थी। यूनिका कहती है ये गियर्स को नष्ट करने वाला वायरस है जिसे आप ही ने बनाया था। तब वो कहता है पर तुम यहाँ पर क्यों आई और मेरा फ्यूचर वर्जन क्या कर रहा है? यूनिका कहती है दरअसल इस वायरस में एक खराबी है और ये वायरस की मदद से सभी गियर्स पागल हो जाते हैं और इसी वजह से दूसरा महायुद्ध हो गया। दरअसल तुम्हारे फ्यूचर वर्जन ने मुझे यहाँ भेजा ताकि तुम इस दुनिया के सच्चे रखवाले बन सको। तब वो कहता है फाइनली मेरी किस्मत मेरे पास आ गई। इतनी कठिनाई, हर बेइज्जती, अन्याय, ये सब सहने का अब मुझे इनाम मिलेगा। भाई शुरुआत से ही सही था। ऐसी ताकत एक दिन सब कुछ बर्बादी करेगी और इन सब को सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। सिर्फ मैं ही हूँ जो बेहतर फ्यूचर बना सकता हूँ। और अब मेरी इंटेलिजेंट और यूनिका की भविष्य की नॉलेज, इन सभी की मदद से मैं इस वायरस को ठीक करूंगा, वो भी अपने हाथों से। और अब सब कुछ तैयार है। यदि सही इतिहास रचने वाले को भगवान कहा जाए तो असली भगवान मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। दूसरी तरफ ब्रिज ग्रेट यूनिका से कहती है मैंने आज तक कई लोगों से मिली और धीरे धीरे ही सही मैं समझ गई कि मैं कौन हूँ। तो उम्मीद है तुम भी एक दिन खुद को समझ जाओ कि आखिर तुम कौन हो। दूसरी तरफ सोल और शिन निर्वेल्ले के महल के पास पहुँच जाते हैं जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। और फिर यूनिका निर्वेल्ले के पास चली जाती है। निर्वेल्ले कहता है यूनिका तुम्हें चोट तो नहीं आई? यूनिका कहती है नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है तुम्हारी ही वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है। यूनिका कहती है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या इल्ड्रिया को टारगेट करना सच में जरूरी है? सिर्फ गियर्स ही हमारे दुश्मन है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे मासूम लोग भी मौजूद है। वो कहता है माफ करना यूनिका, लगता है मेरे ऑर्डर्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हमें अब इल्ड्रिया को उस मैजिक वेपन से डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि हमें थोड़ा वक्त मिल सके। यूनिका तुमने अपना रोल अच्छे से निभाया और अब वो वक्त आ गया। और तभी शीन और किस के अंदर घुस जाते हैं। सोल कहता है मैं जानता था कि तुम भी उसी के लिए काम कर रहे हो। निर्वेल्ले कहता है बिना इजाजत के तुम यहाँ कैसे घुसे? सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं। आगे निर्वेल्ले यूनिका से कहता है मेरे बिना वो भविष्य कभी नहीं बदलेगा। और फिर यूनिका अपना मास्क पहन लेती है। दूसरी तरफ शिन की मदद करने के लिए जॉनी भी वहाँ पर पहुँच चुका था। जॉनी के साथ जाको और बाइकन भी मौजूद थी और फिर वो सभी मिलकर सभी सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। यूनिका बाइकन पर अटैक कर देती है और फिर आगे यूनिका के सामने शिन आ जाता है। तब यूनिका को ब्रिज गेट की कई बात याद आने लगती है और फिर वो जाकर शिन पर अटैक कर देती है। अब इन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी। मौके का फायदा उठाकर निर्वेल्ले शिन पर वायरस फायर करता है, लेकिन सोल वक्त पर आकर निर्वेल्ले को पकड़ लेता है। दरअसल ये वही वायरस था जो गियर्स के खिलाफ डिजाइन किया गया था। और तब निर्वेल्ले हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि ताकत सब कुछ सॉल्व कर सकती है और दुनिया को तुम्हारे हिसाब से मोड़ सकती है? और तभी शिन को कुछ महसूस होने लगता है। दरअसल ये तो बस एक एक्सेलरेटर था। वायरस तो पहले ही शिन के अंदर डाल दिया गया था। पहले तो निर्वेल्ले ने डीजी के साथ हाथ मिलाया और फिर बाद में उसने शिन के साथ भी हाथ मिलाया। तब उसने वो वायरस उन दोनों पर इंजेक्ट कर दिया था। अब शिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। निर्वेल्ले कहता है सभी गियर्स पर असर करने वाला वायरस बनाना लगभग नामुमकिन है, तो फिर मैंने कमांड टाइप गियर के लिए वायरस बनाया। अब शिन जोर जोर से चीखने लगता है जिससे बहुत बड़ी रोशनी पूरी दुनिया में फैलने लगती है। आगे वो कहता है कमांड टाइप गियर जो सभी गियर को आदेश दे सकता है और उसके आदेश के मुताबिक गियर्स खुद को खत्म भी कर सकते हैं। और ये वायरस ठीक यही करने के लिए बनाया गया था। जब कमांड टाइप गियर सभी को हुक्म देगा तब सभी इन्फेक्टेड गियर वो शट डाउन हो जाएंगे और मर जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि कई सारे गियर्स मरकर पत्थर में बदल जाते हैं। आगे वो कहता है अब मेरे ही हाथों इंसानियत शांति हासिल करेगी। वो सोल से कहता है क्या तुम उसे रोकोगे, भले ही इसका मतलब उसे मारना हो? आगे हम यूनिका को देखते हैं। उसकी आंखें अचानक लाल पड़ जाती है और वो शिन के आदेश पर रिएक्ट कर रही थी। तब वो कहता है दरअसल एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, यूनिका तुम भी एक गियर हो पूरी इंसानियत की भलाई के लिए, प्लीज मर जाओ। शिन कहता है यूनिका प्लीज मरना मत। यूनिका कहती है मैं मरना नहीं चाहती और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। उसे बचपन की एक झलक नजर आती है और फिर शिन यूनिका का हाथ पकड़ लेता है और यूनिका
जोर से चीखने लगती है, जिसे देखकर सोल कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यूनिका कोई नॉर्मल गियर नहीं है, बल्कि वो एक कमांड टाइप गियर है और वो शिन की छोटी बहन है। दरअसल सोल ने यूनिका के डीएनए को शिन के डीएनए से कंपेयर किया और तब उसे पता चला कि वो दोनों भाई बहन है। अब शिन जो सभी गियर को मरने के लिए कह रहा है और यूनिका सभी गियर को जिंदा रहने के लिए कह रही है, और इन दोनों की कमांड की वजह से गियर्स कुछ समझ नहीं पा रहे, जिससे वो पागल हो जाते हैं। निर्वेल्ले कहता है, तो क्या इससे वायरस का असर ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं सेकंड महायुद्ध के पीछे यही तो वजह नहीं थी? सोल कहता है, बताओ इसे कैसे रोके? वो कहता है, नहीं, अब बहुत देर हो गई, पर मेरे फ्यूचर वर्जन को पता है कि इसे कैसे रोकना है। दरअसल मेरे फ्यूचर वर्जन ने ही यूनिका और उस वायरस को यहाँ पर भेजा और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से निर्वेल्ले का फ्यूचर वर्जन बाहर आता है, जिसे देखकर निर्वेल्ले कहता है, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए। फ्यूचर वाला कहता है, यूनिका को भेजने से भी कुछ नहीं बदला, और फिर वो निर्वेल्ले के आत्मा को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसे देखकर जॉनी कहता है, इसने तो खुद को ही खा लिया। निर्वेल्ले कहता है, दो सेम इंसान एक ही टाइमलाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और यूनिका, तुमने मुझे निराश किया, तुम आखिर मौत से क्यों डर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने बलिदान से दुनिया को बचा रही हो। पर कोई बात नहीं, असली प्लान अब शुरू होगा जब सभी गियर्स पागल हो जाएंगे। जैक कहती है, तो क्या ये सब तुम्हारा ही प्लान था? निर्वेल्ले कहता है, मैं नादान था और मैं मानता था कि गियर्स को अगर मिटा दिया जाए तब इंसानियत तरक्की करेगी, पर अब मैं समझ गया हूँ इंसानियत कमजोर और बेवकूफ है। अब इंसान और गियर्स की लड़ाई में दोनों का खात्मा हो जाएगा और तब इस दुनिया का नया जन्म होगा, जहाँ पर असली ताकत की हुकूमत होगी। हाँ, हुकूमत होगी मेरी। बाइकन कहती है, अब मैं बिना हेजिटेशन के इसे मार सकती हूँ। यूनिका निर्वेल्ले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी शिन उसे मारकर बेहोश कर देता है। शिन पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। निर्वेल्ले कहता है, मेरी दुनिया में मॉन्स्टर एक दूसरे को खत्म करेंगे, और फिर शिन उन सभी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम वर्णन को देखते हैं, जहाँ पर ये रिपोर्ट पहुँच चुकी थी। सभी गियर्स पागल होकर हमला कर रहे हैं। जस्टिस की तरह कमांड टाइप गियर ने पूरी इंसानियत को लगभग मिटा दिया था, और अब दुनिया को खत्म करने के लिए आया है गियर्स का नया राजा, और उसका नाम है शिन किसके। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6। भाई यार, क्या देख लिया? यहाँ पर तो अलग ही बॉल चल रहा है, और इस एनीमे में जो दिखाया गया है उसे देखकर तो मैं एकदम शॉक हो गया। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त के प्रभाव में जापान देश कहीं खोसा गया। 16वीं सेंचुरी में जापान काई कंट्री जगह पर रहा करता था। उस टाइम के लोग जाबाज योद्धा थे और वो लोग सुप्रीमेसी के लिए लड़ा करते थे। आगे हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और वो कुछ तीरों से बच रहा था। इसका नाम है एक्सल लॉ। दरअसल ये एक टाइम ट्रैवलर है और इसे अपने शक्तियों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। जब ये न्यूज पढ़ रहा था तभी अचानक वो गायब हो गया और फिर वो 16वीं सदी में जा पहुंचा। वो उनसे कहता है, अरे जरा रुक जाओ, वैसे भी मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? पर वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, और फिर वो अचानक गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हम शिन को देखते हैं। निर्वेल्ले कहता है, इंसान और गियर्स कितने बेवकूफ है, समय में बहकर मैं यहाँ पहुँच गया। इस दुनिया को सबक सिखाने का वक्त आ गया। शिन जोर जोर से चीखने लगता है। दूसरी तरफ हम वर्णन को देखते हैं। वो लड़की कहती है, जितने भी गियर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर तबाही मचा रहे हैं, और इन सभी को जो कंट्रोल कर रहा है उसका लोकेशन निर्वेल्ले हैमर के जगह पर से आ रहा है, और ये जो मैजिक वेवलेंथ है वो डीजी से मेल खा रही है। मुझे लगता है कि शिन किसके उसने अपनी पावर कमांड टाइप को एक्टिवेट किया है। तब वर्णन समझ जाता है कि ये सब वायरस की वजह से हो रहा है। आगे वो कहती है, खबर मिली है कि एजेंट यू ने मैजिक वेपन पर कंट्रोल पा लिया है। सभी गियर्स पागल होकर दुनिया पर हमला कर रहे हैं और अब हमें ही उन्हें रोकना होगा। वर्णन कहता है, मैजिक वेपन को हमले के लिए तैयार करो, पर उसे फायर मत करना। लड़की कहती है, ठीक है, पर हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो गियर्स पागलों की तरह हमला करे जा रहे थे। शिन को देखकर निर्वेल्ले कहता है, तुम बस एक हथियार हो, भले ही तुम इंसान बनने की कितनी भी कोशिश कर लो, उस चमड़ी के पीछे तुम्हारा असली रूप दिख जाता है, जो इंसान पावर्स के साथ पैदा होता है। वो एक ना एक दिन इस दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो जाओ और अपने ही हाथों से उन सभी को खत्म कर दो जिनकी तुम परवाह करते हो। दूसरी तरफ एक बड़ा सा गियर उस बूढ़े को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और फिर वो अचानक रुक जाता है। दरअसल शिन अपने विल पावर से उस वायरस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो वायरस शिन के दिमाग पर काबू कर चुका था और वो उस वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। निर्वेल्ले कहता है, बेवकूफ, तुम इतना भी नहीं समझते, हथियार बस लोगों को मारने के लिए बनाए जाते हैं। शिन को सोल की कई बात याद आती है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ कर दी तो मैं तुम्हें मार मार कर सीधे रास्ते पर ले आऊंगा। हमें एक
पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सोल डीजी से कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को पालूं? काय कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम शिन को पावर्स यूज करना सिखाओ, और इस वक्त पर हम इस बच्चे को इस देश में पाल नहीं सकते। अगर दुनिया को पता चल गया कि क्वीन और किंग का बेटा एक गियर है तो शांति खत्म हो सकती है। हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम सब कुछ ठीक कर सके। सोल कहता है, पॉलिटिक्स, हाँ, ये तो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं ये तुम्हारे बच्चे के लिए करूंगा, लेकिन अगर कुछ भी गलत हो जाए तो मुझे इससे मार देना। इंसान को गियर में बदलना बहुत रिस्की काम है। इतनी ज्यादा पावर से वो मर भी सकते हैं। ऐसी पावर जिससे वो एक किलिंग मशीन बन जाएंगे। एक वक्त था सोल बैड गाय अपनी कॉम्बैट एबिलिटी से बड़ी सी मिलिट्री फोर्स को हरा दिया करता था। काय कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो एक सेफ्टी स्विच है, और मैं मानता हूँ कि ग्लोबली स्थिर के लिए ये जरूरी भी है। डीजी कहती है, अगर हम सेफ्टी की ही बात कर रहे हैं तो मैं जो सभी गियर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे भी एक सेफ्टी स्विच की जरूरत है, और ये मुझे रोक सकता है। सोल कहता है, क्या तुम्हें यकीन है ये अगर तुम पर काम करता है तो ये तुम्हारे बेटे पर भी काम करेगा? डीजी कहती है, सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। आगे हम सोल को देखते हैं। वो निर्विल्य पर गन पॉइंट करता है। निर्विल्य कहता है, तुमने ही इस बच्चे को पाला है ना, और इस दुनिया को बचाने का तुम्हारे पास तरीका भी है। सोल अपनी गन शिन के ऊपर पॉइंट करता है। निर्विल्य कहता है, क्या तुम अपने बेटे को मार भी पाओगे? दूसरी तरफ शिन जोर जोर से चीख रहा था, और तभी सोल उसे गोली मार देता है, जिससे शिन मारा जाता है, और जितने भी गियर्स मौजूद थे वो सभी बेहोश होने लगते हैं, जिससे दुनिया अब बच चुकी थी। दूसरी तरफ निर्विल्य कहता है, तुमने पूरी दुनिया की खातिर अपने ही बेटे को मार दिया। जिनके पास पावर्स है वो कमजोरों पर अत्याचार करते हैं और खुद को जिंदा रखने के लिए लड़ते रहते हैं, तो इसीलिए मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और इस दुनिया को अपने अंदर ले लूंगा। और ये सब पॉसिबल है काउजल एनाटॉमी की वजह से। एक्सेल जो कई सालों तक समय में घूमता रहा, और फिर अचानक उसकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने लंबी दुनिया देख रखी थी, और उन्हीं में से एक था सोल बैड गाय। अब उनके साथ मिलकर कई सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद एक्सेल अपनी टाइम ट्रेवल एबिलिटी को कंट्रोल कर पा रहा था, पर इससे वो अजय या इमोर्टल नहीं बन सकता, क्योंकि वो कोई गॉड नहीं और वो फ्यूचर भी नहीं देख सकता। आगे एक्सेल एक ऐसी टाइमलाइन में पहुंचता है जहां पर शिन और डीजी की लड़ाई चल रही थी, और इन दोनों की लड़ाई से पूरी दुनिया ही तबाह हो गई, जिससे एक्सेल बस मरने ही वाला था कि तभी मिरवेले ने उसकी जान बचाई। वो कहता है, दरअसल इस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। इसका नाम है यूनिका, और इसने अपने माँ बाप को उस जंग में खो दिया। उस जंग को सेकंड महायुद्ध कहा जाता है। एक्सेल कहता है, क्या सेकंड महायुद्ध? निर्विल्य कहता है, डीजी जो एक कमांड टाइप गियर है उसने हुक्म दिया, और दुनिया भर में कई सारे गियर्स जाग गए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, और इंसानियत पलक झपकते ही खत्म होने के कगार पर आ गई। एक्सेल लॉ। एक्सेल कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुफ्त में कहीं भी कभी भी जा सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी पावर है जिससे ये सब हुआ उसे मिटा सकते हो। एक्सेल लॉ कहता है, हम ऐसे ही कुछ भी मिटा नहीं सकते, जितने भी लोग जीवित है उनका एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। इस पर वो कहता है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये पूरा प्लेनेट बर्बाद हो जाएगा। एलेक्स कहता है, आखिर डीजी ने ऐसा किया ही क्यों? इस पर वो कहता है, डीजी सभी गियर्स को मिटाना चाहती थी, और वो एक कमांड टाइप गियर है, तो बाकी सभी गियर उसकी ही बात मानेंगे। एक्सेल कहता है, तो वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। निर्विल्य कहता है, ये सब तो उस वायरस ने किया, उसने गियर्स को पागल कर दिया और उन्हें मौत की तरफ ढकेल दिया। एक्सेल कहता है, तो ये सब तुमने किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर वो बेहोश होने लगता है। निर्विल्य कहता है, तुम्हारे अंदर भगवान जैसी ताकत है, पर फिर भी तुम एक इंसान ही हो, और अब से तुम मेरे प्लान का हिस्सा बनोगे। एक्सेल कहता है, मैं कोई गॉड नहीं और ना ही मैं अमर हूँ। दूसरी तरफ निर्विल्य कहता है, इंसान यहाँ वहाँ भटकता है और यही इस दुनिया का नियम है, लेकिन अब मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ और अब मेरी किस्मत मेरे काबू में है, और इसी से इस दुनिया को मुक्ति देनी चाहिए। आगे वो यूनिका को एक किक मारता है और कहता है, डीजी ने मरने से पहले एक अंडा छोड़ गई थी, और उसी में से एक लड़की पैदा हुई जिसमें उसी की तरह पावर्स थी। एक ऐसी मॉन्स्टर जो इंसान की तरह दिखती थी, एक गियर जो पाप के साथ पैदा हुई थी। उसे तो प्रायश्चित का मौका भी दिया गया था, पर उसने मना कर दिया, और इसी से दुनिया खतरे में आ गई। तुम पर रहम करना बहुत बड़ी गलती होगी, तो अब मरो। ये कहकर वो उस पर हमला कर देता है कि तभी शिन बीच में आकर उसे रोक देता है। दरअसल उस गोली ने शिन के मैजिक को मिटा दिया था और उसे बेहोश कर दिया था, और इसी से शिन पर वायरस का असर खत्म हो गया। बाइकन कहती है, तुम्हारी वजह से हमें थोड़ा समय मिल गया। पिछली बार कोई बीच में आ गया था, पर इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निर्विल्य कहता है, बेवकूफ कीड़ों, ये बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है और अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं रहा। और फिर वो उस बॉडी को चीर कर एक अजीब रूप में बाहर आता है। बाइकन उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो उसकी तलवार पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे काटना चाहती हो?
तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि परफेक्ट लाइफ किसे कहते हैं। और फिर वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके खुद के ही शरीर को काटने लगता है। अब उसकी बॉडी कट चुकी थी, उस कटे हुए बॉडी से वो एक और रूप ले लेता है और कहता है इतना काफी नहीं। और फिर वो 2 से 4 बन जाते हैं। एक बाइकन पर अटैक करता है। बाइकन एक को अपनी चैन से पकड़ लेती है और उस पर तलवार से हमला करने ही वाली थी, लेकिन वो बच जाता है। दूसरी तरफ जाको बॉम्ब से उसे घायल कर देती है और कहती है तुम टीम वर्क से जीत नहीं सकते। और अगले ही पल वो हील हो जाता है और कहता है गॉड्स को अकेले ही रहना चाहिए। और फिर वो दोनों जैक और बाइकन पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों उन्हें मार कर दूर फेंक देते हैं, लेकिन उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ सोल उससे लड़ रहा था। वो कहता है कितनी शर्म की बात है, तुम तो कितने कमजोर हो गए, तुम राख के अलावा कुछ नहीं हो। तब सोल अपनी पावर्स यूज करता है और आग से उसे जला देता है, पर वो मॉन्स्टर आग को अपने मुंह में सक कर लेता है। जाको कहती है इस तरह यूरोथमी को कंट्रोल करना, तुम सच में पागल हो। वो कहता है जब तुम्हारे पास अनंत समय हो तो ये करना आसान हो जाता है। और फिर वो दोनों मिलकर जाको को बस मारने ही वाले थे कि तभी शिन आकर उन दोनों को मारता है और फिर वो उन दोनों से लड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो शिन को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम में बस इतना ही दम है। और फिर वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बाइकन बीच में आकर शिन को बचा लेती है और फिर सोल बीच में आकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो कहता है तुम तो बहुत कमजोर पड़ गए हो, तुम उस देवता के सामने कुछ नहीं हो जो अनंत काल तक शासन करता आ रहा है। और तभी जॉनी आकर उसका हाथ काट देता है। वो कहता है ये तो सोलो मून ब्लेड टेक्निक है ना। और फिर वो 1 से 2 और 2 से 3 हो जाते हैं। और फिर जॉनी मून ब्लेड टेक्निक का फाइनल फॉर्म यूज करता है और उन सभी के छोटे छोटे टुकड़े करता है, जिससे उनका दिल उसे नजर आ जाता है जो थी उनकी कमजोरी। और फिर जॉनी एक के बाद एक उन तीनों को खत्म कर देता है और सभी से कहता है उसकी कमजोरी है उसका दिल, अगर तुम्हें उसे मारना है तो उसके दिल पर वार करो। और वो सभी एक एक कर उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इस पॉइंट पर मुझे भी लगा था कि इनका खेल अब खत्म हो गया, लेकिन अचानक आसमान से हंसने की आवाज आती है और फिर एक अजीब सा मॉन्स्टर आसमान से आने लगता है। और उसके पास ऐसे करोड़ों मॉन्स्टर मौजूद थे जो आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। और इसी तरह आसमान से निर्दयी भगवान प्रकट होता है और आसमान पूरा निराशा से भर जाता है। विनाश के सामने वॉरियर क्या ही कर लेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 7 शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ करने वाला मास्टरमाइंड निर्वेले था, जो कि फ्यूचर से आया हुआ था। उसने खुद को ऐसे मॉडिफाई किया कि कोई भी उसे पहचान ना सके। और फिर वो गियर सेल की मदद से एक गॉड लाइक बीइंग बन गया। और फिर एक्सेल की पावर की मदद से वो प्रेजेंट में आ गया। अब उसने पूरी दुनिया के खिलाफ आखिरी लड़ाई शुरू कर दी। बाइकन कहती है हम इसे ऐसे कभी हरा नहीं पाएंगे, हमें इसके कोर का पता लगाकर उसे खत्म करना होगा और इसके लिए हमें ऊपर जाना होगा। जाको कहती है ये तो मल्टी डायमेंशनल बैरियर है, अगर हम वहाँ तक पहुँच भी गए तब भी हम इसे नहीं तोड़ पाएंगे। अब निर्वेले की सेना और ज्यादा बढ़ रही थी, ये सभी चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे और वो एक साथ पूरी दुनिया पर हमला कर रहा था। लियो कहता है वर्णन क्या हम उसे मैजिक वेपन से मार नहीं सकते? वर्णन कहता है हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसे तैयार करने में और वक्त लगेगा। अब ये सब खबर रैम और एल तक पहुँच चुकी थी। एल कहती है वो हमें इससे दूर रहने के लिए कह रहे हैं और लगता है पूरी दुनिया की वाट लग चुकी है। रैम कहती है हम यहाँ रहकर भी लड़ सकते हैं। एल कहती है तो फिर ठीक है, तो साथ मिलकर इस विलन की बैंड बजाते हैं। और फिर वो दोनों बड़ी सी गन को समन करते हैं और अपनी पूरी पावर मिलाकर उस मॉन्स्टर पर फायर करते हैं। अब ये हमला बहुत पावरफुल था, इससे निर्वेले थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है और फिर बाकी लोगों को खुद को संभालने का थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। पर असली लड़ाई तो बस शुरू ही हुई थी। वर्णन कहता है मुझे लगता है कि वो जल्दी एक और हमला शुरू करेगा। जॉनी कहता है पर वो पीछे क्यों हट गया? जाको कहती है वो खुद को रीजनरेट कर रहा है और वो 9 घंटे 18 मिनट और 14 सेकंड में खुद को रिकवर कर लेगा और यह सब उसने कैलकुलेट किया था। अब इनकी सभी आर्मी बाकी दुश्मनों से लड़ाई में बिजी हो गई थी। वर्णन कहता है जाको मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन को लीड करो और उसे हराने का एक प्लान तैयार करो। दूसरी तरफ हम ब्रिजग्रेड को देखते हैं। वो कहती है यूनिका अपने प्रॉब्लम से लड़ रही है और वो अपने ही सवालों के जवाब खोज रही है और मुझे उस पर यकीन है कि वो अच्छाई का साथ देगी। आगे वो कहती है प्लीज मुझे भी मदद करने दीजिए। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं। वो कहता है मुझे फिर से इस नर्क में वापस ले आए, पर मेरा मानना है कि ये सिर्फ
सिर्फ एक स्पेसीज का मामला नहीं है। तब जाको कहती है, दरअसल मैंने कुछ ढूंढ निकाला है, पर ये दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और मुझे लगता है कि उसकी मेन बॉडी यहाँ पर आने वाली है। ये बस एक अंदाजा है, लेकिन उसकी मेन बॉडी कुछ ऐसी होगी और दरअसल उसकी मेन बॉडी एक चांद जितनी बड़ी है। जाको कहती है, हमें जल्द से जल्द उसके कोर पर हमला करना होगा। जॉनी कहता है, मेरे पास एक शिप है जिससे हम वहाँ पर जा सकते हैं। डॉक्टर कहता है, हमें सबसे पहले उस बैरियर को तोड़ना होगा और इसके लिए हमें उस मैजिक वेपन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी उसमें इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस बैरियर को तोड़ पाए। तब वर्नन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो पूरे देश में अनाउंस करता है कि उसे सब लोगों की जरूरत है। हमें सभी इंसानों के मैजिकल रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है और जरूरी मैजिक सप्लाई को छोड़कर हमें बाकी की मैजिक रिजर्व दे दो। और फिर सभी लोग अपना अपना मैजिक रिसोर्स उन्हें दे देते हैं और फिर वो उन सभी मैजिक को लेकर एक बड़ी सी मशीन में फिट कर देते हैं। सोल शिन से कहता है, तुम्हें जाकर यूनिका से बात करनी चाहिए। और फिर शिन यूनिका के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, तुम्हें अकेले ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम पहले की तरह नहीं रही। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे और फिर उस हरामी विलन को हरा देंगे। दूसरी तरफ हम ब्रिजग्रेड को देखते हैं। वो कुछ बॉक्सेस उठाने में मदद करती है कि तभी वो विलन आकर उस पर हमला कर देता है। वो अपने योयो की मदद से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती और फिर वो विलन ब्रिजग्रेड के सीने में तलवार घुसा देता है। अब ये खबर यूनिका तक पहुँच चुकी थी और ब्रिजग्रेड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब यूनिका गुस्से में आकर निर्विले तरफ बढ़ती है और वो कहती है, मैजिक वेपन से मुझ पर हमला करो, मैं अपनी पावर से उस हमले को एम्पलीफाई करूंगी। शिन कहता है, लेकिन इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। जाको कहती है, यूनिका की मदद से हम उस बैरियर को तोड़ सकते हैं और इससे यूनिका मरेगी भी नहीं। यूनिका कहती है, जल्दी करो, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ब्रिजग्रेड ने हमारे लिए अपनी जान दे दी और मैं इस दुनिया को खत्म नहीं होने दूंगी। और फिर वो उस मैजिक वेपन से यूनिका पर फायर करते हैं और यूनिका अपनी पावर्स की मदद से उस हमले को सोखने लगती है और फिर अपनी गन से एक पावरफुल ब्लास्ट फायर करती है जिससे उस विलन के चीथड़े उड़ने लगते हैं और फिर वो बैरियर भी टूट जाता है, लेकिन इससे यूनिका बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है और तभी वो विलन यूनिका को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। जाको कहती है, उसने उस दरार को भर दिया और खुद को हील करने के लिए सो गया। यूनिका मेरी ही वजह से पकड़ी गई। डॉक्टर कहता है, क्या तुम खुद को एक भगवान समझती हो जो ऐसे बात कर रही हो? अगर हालात के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास इससे अच्छा तरीका नहीं था। सोल शिन से कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो तुम्हारी बहन है, वो इतने आसानी से हार नहीं मानेगी। शिन कहता है, क्या हम उस ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढ सकते हैं? दूसरी तरफ हम उस प्लेन को देखते हैं और इनकी मदद करने के लिए रैम और एल भी वहाँ पहुँच चुके थे। सोल के पास एक बुलेट थी जिसके अंदर वो वायरस इम्प्लांट था। ये गोली सिर्फ गियर्स को ही नुकसान पहुँचा सकती है और निर्विले भी एक गियर का ही वेरिएंट है। अगर हम उसके कोर पर हमला करें तो शायद ये काम कर दे। शिन कहता है, ठीक है, इसे मुझे दे दो, मुझे ही उस हरामी को खत्म करना होगा। अब उस विलन से लड़ने के लिए बहुत सारे फाइटर प्लेन फायर करते हैं और उन प्लेन पर कई सारे वेरिएंट्स पहुंच जाते हैं और उन प्लेन को तबाह कर देते हैं। निर्विले के वेरिएंट इतने बढ़ चुके थे कि वो हर तरफ तबाही मचा रहे थे और मैजिक वेपन को फायर करने के लिए और 3 मिनट का समय लगने वाला था। जाको कहती है, मुझे लगता है कि सभी की जान जाने वाली है, इंसान हो या गियर, उन सभी का खात्मा हो जाएगा। शिन कहता है, तुमने गियर्स कहा, अब मैं सब कुछ समझ गया। अगर मेरी जगह यहाँ मॉम होती तो वो भी यही करती। दूसरी तरफ हम कुछ सोल्जर को देखते हैं, वो वेरिएंट से लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उन वेरिएंट को खत्म करने लगता है और फिर कई सारे गियर उन सभी वेरिएंट्स को मार रहे थे। दरअसल शिन अपनी पावर्स की मदद से उन गियर्स को हुक्म देता है कि वो सभी इंसानों की मदद करे और इन विलन का खात्मा करे, जिसके बाद कई सारे गियर उन विलन से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मैजिक वेपन को तैयार किया जा रहा था। वो सभी मैजिक को इकट्ठा कर उस मैजिक वेपन को चार्ज करते हैं और वो रोशनी जा पहुंचती है उस सैटेलाइट पर और फिर वो सैटेलाइट फायर कर उस बैरियर को तोड़ देती है। आगे हम निर्विले के रियल बॉडी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े प्लेनेट जितना बड़ा था और फिर वो इन पर हमला करना शुरू कर देता है। रैम और एल मिलकर उसके वेरिएंट पर भारी पड़ रहे थे। एल अपनी पावर्स यूज करती है और उन सभी विलन पर गोलियों की बरसात करती है और फिर जैक बहुत सारे डॉन को समन करती है और वो मिलकर सभी विलन से लड़ रहे थे। अब सोल अकेले ही उस विलन से भिड़ने के लिए आगे चले जाता है और फिर जैक अपने मैजिक पावर का यूज करती है और फिर
बहुत सारे डॉल आकर उन विलन से लड़ने लगते हैं। शिन को अकेला देखकर निर्विल्ले उसे पकड़ लेता है कि तभी एक्सेल आकर शिन को बचा लेता है और कहता है तुम तो काफी अच्छा लड़ रहे हो, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसका मतलब हिस्ट्री बदल चुकी है। और फिर उस पर निर्विल्ले हमला करता है और फिर एक्सेल वहाँ से भागकर गायब हो जाता है। आगे रैम अपने पावर से निर्विल्ले के कई सारे डेंटिकल को काट देती है और फिर एल अपने पावर्स की मदद से निर्विल्ले के सभी वेरिएंट को भून कर रख देती है। ये देखकर निर्विल्ले एल पर अटैक कर देता है कि तभी जॉनी आकर उसे बचा लेता है। अब ये सभी लोग मिलकर निर्विल्ले के आर्मी से लड़ रहे थे और उस पर भारी भी पड़ रहे थे और फिर वो सभी लोग अपनी पावर से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो सभी इस बैरियर के सामने कमजोर पड़ जाते हैं कि तभी एक तेज रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है जो कि इल्रिया शहर से आ रही थी। और तब हम डीजी और शिन को देखते हैं जो शिन की मदद के लिए अपनी पावर शेयर कर रहे थे, जिस वजह से ये सभी मिलकर उस बैरियर को तोड़ देते हैं। और फिर सोल शिन को पकड़कर निर्विल्ले तरफ फेंकता है और फिर शिन उस प्लेनेट के अंदर घुसा चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 8 ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम निर्विल्ले और यूनिका को एक साथ देखते हैं। निर्विल्ले कहता है तुम इतनी उदास क्यों हो? वो कहती है आखिर इंसानों ने गियर क्यों बनाए? वो कहता है वो अपने परिवार, अपना देश, जितने भी उनके अपने हैं, उन्होंने इन सभी को बचाने के लिए गियर्स बनाए। उन्होंने बेशुमार ताकत का निर्माण किया जिसे गियर कहते हैं। यूनिका कहती है अगर उन्हें लोगों को बचाने के लिए बनाया गया तो फिर वो इंसानों के खिलाफ क्यों हो गए? वो कहता है उनके लिमिट में जितना था उतनों को उन्होंने बचा लिया और जिसने लिमिट क्रॉस कर दी वो दुश्मन बन गए और इसी से जंग की शुरुआत हुई। पर मैं हार नहीं मानूंगा, एक दिन मैं सभी दुनिया को बचाऊंगा और उस दिन हम दोनों साथ में दुनिया बचाएंगे। आगे हम शिन को देखते हैं। वो निर्विल्ले की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था और निर्विल्ले उस पर फायर कर रहा था, जिस वजह से शिन को बुरी तरह से चोट लग रही थी और वो किसी तरह निर्विल्ले के कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम इल्रिया को देखते हैं जहाँ पर दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी, इसीलिए वहाँ के लोगों की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। लियो कहता है उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वर्नन कहता है क्या हम मैजिक वेपन से हमला नहीं कर सकते? एरिका कहती है हम चाहकर भी इवैक्यूएशन जोन और मैजिक फैसिलिटी को बचा नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं। वो शिन से कहता है जब तुम और यूनिका दो कमांड टाइप गियर एक साथ होते हो तब पूरी दुनिया खत्म होने के करीब पहुँच गई थी, पर अगर तुम दोनों साथ मिलकर इस दुनिया को बचा भी सकते हो। और तब शिन उस ट्रैकर की मदद से यूनिका को ही ढूंढ रहा था और निर्विल्ले बार बार शिन को रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर शिन निर्विल्ले से लड़ते हुए यूनिका की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। फिर आगे शिन किसी तरह एक बड़े से गोले के पास पहुंचता है जिसके अंदर यूनिका कैद थी और फिर शिन अपनी पूरी पावर की मदद से उस गोले को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और तब हम देखते हैं यूनिका को जो किसी चीज से बंधी हुई थी। शिन तेजी से जाकर यूनिका के हाथ को छूता है और तब हम उनके बचपन की मेमोरीज देख पाते हैं, लेकिन निर्विल्ले उन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करता है। और तब यूनिका कहती है शिन अपनी पावर से मुझ पर हमला करो और शिन यूनिका पर अटैक कर देता है और यूनिका उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक पावरफुल ब्लास्ट करती है जिससे वो आजाद हो जाती है। और फिर शिन यूनिका को पकड़ लेता है और कहता है शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से तुम्हें ढूंढ निकाला। यूनिका कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब मैं भी उसे देख सकती हूँ। दरअसल निर्विल्ले ने यूनिका के गियर सेल को अपने लिए मॉडिफाई किया था और इसका मतलब निर्विल्ले के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे यूनिका सेंस कर लेती है, पर वो ये बात शिन को नहीं बताती। अब ये दोनों मिलकर निर्विल्ले से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। शिन कहता है आखिर वो तुम्हें पकड़कर करना क्या चाहता है? वो कहती है उसने कभी मुझे इंसान की तरह देखा ही नहीं, वो बस मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता था। शिन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर चलो मिलकर साले की बैंड बजाते हैं। और फिर वो दोनों मिलकर निर्विल्ले के कोर तक पहुँच जाते हैं जो कि दिखने में एक दिमाग की तरह लग रहा था, लेकिन निर्विल्ले उन्हें आग के समंदर में डुबा देता है। दूसरी तरफ हम काय और डीजी को देखते हैं। वो उन दोनों की फिक्र कर रहे थे। डीजी कहती है सभी गियर जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर हमारे बच्चों को दो ताकि वो उस पावर की मदद से इस दुनिया को बचा सके। अब डीजी की मदद से एक बड़ी सी वेव फॉर्म होती है जो मल्टी डायमेंशनल बैरियर को भी तोड़ रहा था। डीजी जो कि एक कमांड टाइप गियर है, उसने सभी गियर के साथ साथ काय और बाकी
लोगों की मैजिक को शिन और यूनिका की तरफ भेज दिया। अब इन सभी की मैजिक पावर कई सारे मल्टी डायमेंशनल बैरियर को क्रॉस करके शिन और यूनिका तक पहुंच जाती है, जिससे उन दोनों को पावर बूस्ट मिलता है। ये सब देखकर निर्विल्य भी उन पर हमला करने लगता है, लेकिन अब उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो निर्विल्य पर भारी पड़ने लगते हैं और फिर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम शिन को देखते हैं, वो यूनिका को पकड़कर कहता है, क्या हमने सभी को बचा लिया? और तभी हम देखते हैं एक बड़ी सी आग को, और वो था निर्विल्य। वो कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत गए? तुम एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो, मानना पड़ेगा। तुम सभी ने मिलकर मुझे घायल करने में कामयाब तो हो गए, पर फिर भी मुझे हराना इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ मैं ही हूँ जो इस दुनिया के दुख और दर्द को मिटा सकता हूँ। तुम ये बात आखिर समझते क्यों नहीं हो? और फिर वो इन दोनों को अंधेरे के दलदल में डुबोने लगता है। यूनिका कहती है, अकेलापन वो बहुत भयानक है और इसीलिए तुमने पावर्स को चुना। दुनिया को बचाना ये एक बहुत बड़ा झूठ था। असल में तो तुम अपने आप को बचा रहे थे। निर्विल्य कहता है, बेवकूफ, मैं खुद दुनिया में समा जाऊंगा और जितने भी इंसान है वो इस भगवान की भूख मिटाएंगे। अब शिन किसी तरह उस गन को निकाल लेता है और इस बार यूनिका भी उसका साथ देती है और फिर वो निर्विल्य पर बुलेट फायर कर देता है। निर्विल्य कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी अचानक उसे कुछ महसूस होने लगता है और उसकी बॉडी बीच से कटने लगती है। दरअसल ये वही वायरस था जिसे निर्विल्य ने बनाया था। वो वायरस गियर को पागल कर देता है और आगे उससे उनकी मौत हो जाती है। अब इस वायरस का असर खुद निर्विल्य पर भी हो रहा था। अब इस वायरस की वजह से निर्विल्य की बॉडी टूटने लगती है। वो कहता है, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने मेरे टैलेंट को रिजेक्ट किया। मैं सबसे ब्रिलियंट, सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे ताकतवर इंसान था। ये कहते ही निर्विल्य का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। दूसरी तरफ शिन इस लड़ाई से थककर बेहोश हो जाता है और तभी यूनिका अपने पर बाहर निकालती है और शिन को पकड़ लेती है। अब यूनिका और शिन आसमान से नीचे गिर रहे थे और तभी काय और डिजी अपनी पावर्स यूज करते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिससे वो दोनों आसानी से नीचे उतर जाते हैं। डिजी यूनिका को गले लगा लेती है। अब निर्विल्य की मेन बॉडी खत्म हो चुकी थी और इसीलिए निर्विल्य के जितने भी क्लोन मौजूद थे वो भी खत्म हो जाते हैं। अब जितने भी गियर जिन्होंने इंसानों की रक्षा के लिए लड़ाई की वो फिर से पहले की तरह नींद में चले जाते हैं। अब निर्विल्य ने यहाँ पर जितनी भी तबाही की उन्हें फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब यूनिका जो एक टेररिस्ट थी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए निर्विल्य को हराने में मदद की, इसीलिए यूएस गवर्नमेंट उसके गुनाहों को माफ कर देती है। आगे वर्नन सोल से कहता है, तुम्हें भी अपने फैमिली के पास लौट जाना चाहिए। अगर तुम अपने फैमिली से दूर भागोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें उनका सामना जरूर करना पड़ेगा। और तब हमें पता चलता है कि डिजी का असली पिता सोल बैड गाय है और काय किसके उसका दामाद है। अब काय और डिजी की शादी बस होने ही वाली थी, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और तभी वहाँ पर सोल भी आ जाता है। वो कहता है, दरअसल मैं बस वर्णन के कहने पर यहाँ आया हूँ। अब सोल को यहाँ पर देखकर डिजी उसे गले लगा लेती है और फिर आगे काय और डिजी की शादी हो जाती है। आगे बाइकन और जानी को देखकर यूनिका उनसे माफी मांगती है। बाइकन कहती है, तुम तो बस निर्विल्य की एक कठपुतली थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर अब सब ठीक है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी आज से अच्छा काम करोगी। आगे यूनिका शिन से कहती है, अब सब कुछ ठीक हो गया और एक बात भूलना मत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। शिन कहता है, क्या? नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वो कहती है, भले ही मैं तुम्हारे बाद पैदा हुई हूँ पर फिर भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ। और वो दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं। शिन कहता है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। यूनिका कहती है, और इसीलिए तुम्हारी ही वजह से आज मैं जिंदा हूँ। शिन कहता है, अगर मैं और ताकतवर होता तो मैं तुम्हें कभी मुश्किल में पड़ने ही नहीं देता, इसीलिए मुझे और ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वैसे क्या तुम अब जा रही हो? यूनिका कहती है, मुझे बस तबाही मचाने के लिए बनाया गया था, पर तुमसे और बाकी लोगों से मिलने के बाद मैं बदल चुकी हूँ और इसीलिए मैं कई सारे लोगों से मिलना चाहती हूँ ताकि मैं इस दुनिया को समझ पाऊँ, ताकि किसी दिन मैंने जो गलती की है वो गलती दोबारा ना करूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और तेजी से आकर शिन के गले लग जाती है। शिन कहता है, अपना ध्यान रखना यूनिका, मैं वादा करता हूँ अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।